तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ननद जी, यह बहाने मैं खूब समझती हूँ। डोरबेल की आवाज़ सुनकर कमला दरवाज़ा खोलने गई। सामने ममता जी की ननद और उनका पूरा परिवार देखकर एक बार तो वह सकते में आ गई। मीना उसे किनारे करते हुए घर में दाखिल हुई। हट सामने से, क्या रास्ता रोके खड़ी है? भाभी, कहाँ हो? देखो तो सही, तुमसे मिलने कौन आया है? वह उत्साह से अपनी भाभी को पुकारने लगी। उसके उत्साह पर पानी डालते हुए कमला बोली, दीदी जी की तबीयत खराब है, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। मीना बोली, और भैया वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कमला, साहब दूध और फल लेने गए हैं। कमला ममता के यहाँ काम करने वाली नौकरानी है। घर में बुजुर्ग पति पत्नी अकेले रहते हैं। इकलौता बेटा समीर विदेश में परिवार सहित जाकर बस गया है। वह तो माता पिता को भी साथ ले जाना चाहता है, पर अपनी मिट्टी से कुछ ज्यादा ही लगाव है सूर्यकांत जी और ममता को। इसीलिए यहाँ से जाने को मन नहीं मानता। समीर के जाने के बाद उन्होंने कमला को फुल टाइम के लिए रख लिया। कमला भी बेसहारा विधवा औरत है, जिसके पास दो बेटी और एक लड़का है। उसके बच्चे इस समय सूर्यकांत जी के सहयोग से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कमला इस घर को और दोनों बुजुर्गों को बहुत चाहती है, बल्कि सूर्यकांत जी और ममता जी को अपने माता पिता के समान मानती है। उनके सहारे से ही आज उसके जीवन में यह खुशियां हैं। नहीं तो उसके शराबी पति ने मरने से पहले उसके सर से छत तक छीन ली थी। समीर के जाने के बाद ममता जी की छोटी ननद मीना का उनके यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वैसे तो और भी बहुत रिश्तेदार हैं, पर मीना जैसा चिपकू दूसरा नहीं। कमला को तो मीना बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले 2 साल में ना जाने खुद कितनी बार आ चुकी है, पर कभी एक बार झूठ भी नहीं कहा कि भाभी कभी मेरे घर भी आओ, और खुद यहाँ अपनी पूरी पलटन के साथ टपक जाती है। कमला के साथ साथ भाभी पर भी खूब हुक्म चलाती है। सरल स्वभाव की ममता जी उसकी ज्यादातर बातों पर ध्यान नहीं देती, पर उसका गाहे बगाहे आना और फिर ममता जी की कीमती चीजों पर हाथ साफ करने की प्रवृत्ति कमला को बहुत बुरी लगती है। बेचारी ने एक एक पैसा जोड़कर दिवाली पर ममता जी को सुंदर सी साड़ी और सूर्यकांत जी को एक जैकेट दी थी। उसे भी मीना अपने साथ ले गई। उन्हें बैठने का कहकर कमला अंदर ममता जी के पास गई और बोली, दीदी जी उठिए, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ममता जी का इस समय बुखार में बुरा हाल था। वह थोड़ा गुस्से में बोली, इतनी सुबह कौन टपक आया? कमला, वही जो हमेशा टपकती है, आपकी प्यारी ननद विद फैमिली। ममता जी खुशी के साथ बोली, अच्छा मीना आई है? और वह कमला के सहारे से बाहर बैठक में आई। मीना चिंतित स्वर में बोली, भाभी यह क्या हालत बना रखी है? इस घोड़ी को काम करने के लिए रखा है या सजने संवरने के लिए? कमला समझ गई। आज उसने ममता की दी हुई साड़ी पहन रखी थी, जिस पर मीना की बहुत दिनों से नजर थी, पर दिवाली पर ममता ने वह साड़ी कमला को दे दी। इसीलिए जलनवश वह ऐसा बोल रही है। देखो कैसी हालत बना रखी है तुम्हारी और घर की। मैं तो कहती हूँ इस कामचोर को हटा दो। मेरे पास बहुत अच्छी नौकरानी है, कहो तो उसे भेजूं? कमला गुस्से का घूंट पीकर रह गई। जो भी हो, आखिर है तो वह इस घर की नौकरानी ही, और यह सब बोलने वाली और कोई नहीं, उसके मालिक की बहन है। ममता जी बोली, अरे तू खामखा इस बेचारी पर नाराज हो रही है। ठंड का मौसम है, ऐसे में तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। इसमें इसका क्या कसूर? यह तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल एक बेटी की तरह। उन्होंने प्यार से कमला की तरफ देखा। कमला अपनी मालकिन की सहृदयता देखकर उनके प्रति सम्मान से भर गई। तभी सूर्यकांत जी घर के अंदर आए और बोले, मीना तू कब आई? साथ में बच्चे भी आए हैं। मीना के बेटा बहू और बेटी सभी ने आगे बढ़कर मामा जी के पैर छुए। मीना बोली, मुझे तो बहुत समय हो गया, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। भाभी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और आपने हमें बताया तक नहीं। सूर्यकांत जी मुस्कुराए, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है, तभी तो शायद भगवान ने तुम्हें आज यहाँ भेज दिया। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान था कि अकेले ममता को कैसे संभालूंगा। फिर कमला से कहा, तुम अभी तक यहीं हो? जल्दी से अपना सामान लाओ, टैक्सी बस आती होगी। मीना ने सवालिया नजरों से भाभी की तरफ देखा तो ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
आज कमला अपने बच्चों से मिलने हॉस्टल जा रही है। उनकी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ अपने गांव जा रही है। उधर कमला का जाना पक्का हुआ, इधर मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे भैया इसी चिंता में थे कि कैसे सब कुछ संभालेंगे। कमला का भी जाने का मन नहीं हो रहा था और देखो तुम आ गई। अब किस बात की चिंता, साथ में बिटिया और बहू भी है। सब साथ मिलकर खूब मजे करेंगे। यह सुनकर मीना और उसके परिवार का चेहरा देखने लायक था। कहाँ वह यहाँ अपनी सेवा शुश्रूषा करवाने आए थे और कहाँ अब काम के साथ साथ बीमार मामी को भी संभालना होगा। मीना की चालाक बहू बोली, मामी जी आप गलत समझ रही हैं। हम तो यहाँ किसी समारोह में आए थे तो सोचा आपसे भी मिलते चले। सूर्यकांत जी बोले, बहू इतने सामान के साथ? मीना ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ भाई साहब, आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हैं, मिनट मिनट में बदलने को कपड़े चाहिए। सूर्यकांत जी बोले, चलो अच्छा है, जब तक तुम्हारा वह कार्यक्रम नहीं हो जाता तुम यहीं रहो, मुझे भी सहारा रहेगा और ममता को भी अच्छा लगेगा। मीना बोली, भाई साहब कार्यक्रम तो हो चुका, हम तो बस वापसी में मिलने आ गए थे। उसने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज 12 बजे की ट्रेन है ना तरुण? वह भी माँ की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मामा जी, आज की वापसी की टिकट है। सूर्यकांत जी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम सब चले जाना, पर मीना की टिकट कैंसिल कर दो, वह कुछ दिन यहाँ रहेगी। मीना सोचने लगी, यहाँ इतना बड़ा घर और बीमार भाभी की देखभाल करते करते तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। बहाना बनाते हुए बोली, भाई साहब यह कैसी बात कह दी आपने? भला मैं इस हालत में भाभी को छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हूँ? जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं, पर मजबूरी है। असल में तुम्हें बताना भूल गई थी, हम यहाँ कार्यक्रम में आए और उधर वहाँ आपके जीजा जी बाथरूम में फिसल गए। अब अगर मैं नहीं गई तो उन्हें वहाँ कौन संभालेगा? सूर्यकांत बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मीना बोली, यह तो अब घर जाकर ही पता चलेगा। ठीक है तो फिर नैना बिटिया को ही यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ जाओ, मैं यहाँ अकेला क्या क्या संभालूंगा। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा। मीना, नहीं भैया, नैना भी नहीं रुक सकती, कुछ दिनों में उसके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। सूर्यकांत, पर अभी कुछ समय पहले ही तो उसके इम्तिहान खत्म हुए हैं, अब फिर से कौन सा इम्तिहान दे रही है? मीना बगले झाँकने लगी तो नैना बोल पड़ी, मामा जी, कॉलेज के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं, पर इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, उसी की कोचिंग चल रही है। अब तक ममता जी समझ चुकी थी ननद की यह बहानेबाजी। उन्हें कमला की बात याद आने लगी। दीदी जी, आप इन सब के लिए इतनी भागदौड़ क्यों करती हैं? एक नंबर के मतलबी लोग हैं, देख लेना, जब ज़रूरत होगी कोई आसपास भी नहीं आएगा। अक्सर मीना और उसके परिवार का यहाँ आना जाना था, जिसकी वजह से कमला का काम बढ़ जाता था। शायद इसीलिए वह ऐसी बातें करती है, ममता जी को लगता था। पर आज उसकी बात सच हो रही थी। वह बोली, कोई बात नहीं, 12 बजे जाना है, अभी तो 9 बजे हैं, आप सब खाना खाकर जाना, मैं तैयारी करती हूँ। सूर्यकांत जी बोले, तुम ऐसी हालत में खाना कैसे बनाओगी? मीना कोई मेहमान थोड़ी है, इस घर की बेटी है। जाओ मीना, रसोई में नैना और बहू को भी ले जाओ और सबके लिए खाना बना लो, सब साथ खाएंगे। और हाँ, ममता के लिए थोड़ी मूंग दाल की खिचड़ी बना देना। मीना फंस चुकी थी, भाई की बात को नहीं टाल सकती थी। रसोई से आ रही जोरदार बर्तनों के पटकने की आवाज़ें बता रही थी कि तीनों इस बात से कितनी नाराज़ हैं। ममता जी चुप रही, सभी ने साथ खाना खाया। सूर्यकांत जी उन्हें स्टेशन छोड़ने जाना चाहते थे, पर मीना ने यह कहते हुए मना कर दिया, आप अगर हमारे साथ आएंगे तो यहाँ भाभी का ध्यान कौन रखेगा? उसे झूठ पकड़े जाने का डर था और फिर जाने की व्यवस्था भी तो करनी थी। बेचारी क्या क्या सपने लेकर आई थी। इस बार ठंड में भाभी से गोंद के लड्डू खूब मेवे और घी डालकर बनवाएगी। 2 कनस्तर तो वापसी में साथ ले जाने का इरादा था, पर अब उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। मीना के जाने के कुछ देर बाद एक काम वाली आई घर का काम करने के लिए, जिसकी व्यवस्था कमला करके गई थी, ताकि सूर्यकांत जी और ममता जी को उसकी अनुपस्थिति में ज्यादा परेशानी ना हो। सूर्यकांत जी मुस्कुराते हुए पत्नी से बोले, चलो बहन ना सही, कमला ही सही, कोई तो काम आया। उनकी बात पर ममता जी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, जो मुश्किल में काम आए वही अपना होता है। अपनेपन के लिए
खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं। अगली बार वह भी ननद का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।